So in the previous lecture what we are discussing it, what we have seen that impulse response जो है, अगर आपके पास आपने इनपुट जो इम्पल्स इनपुट दिया, मतलब ये आपकी सिस्टम है, ये आपकी सिस्टम है, आपने इनपुट में इम्पल्स इनपुट दिया, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है. क्लियर? सो नाउ द सी ऑफ एस, इफ एनीबडी आस्क्स टू यू अबाउट द सी ऑफ एस आउटपुट, है ना, देन आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली, जो भी इनपुट दिया हम लोगों ने इम्पल्स इनपुट, उसका ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनटू आवर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन. So the Laplace transform of the impulse input is what actually 1. Clear? So 1 into anything, it will be anything, है ना. So 1 into transfer function means transfer function we are getting actually. But if anybody asks to you about the response ना, if anybody asks to you about the response, तो रिस्पॉन्स के लिए आपको क्या करना होता है कि भाई आपको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देना होता है, टाइम डोमेन में. क्लियर? टाइम डोमेन में आपको कन्वर्ट करना होता है. सो मैंने क्या किया, 1/s+1 को e raised to minus t u of t बोल दिया. u of t मैंने बोला था कि क्यों हम लोग लिख रहे हैं t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, उसको u of t इनपुट दिया है ऐसा मत समझना, है ना. नाउ रिवर्स प्रोसेस हम मैंने आपको समझाई थी कि e raised to minus t u of t इज इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मतलब कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, e raised to minus t u of t इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मतलब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है. तो सर हमको मालूम है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन ये था, तो आपको क्या करना है कि ट्रांसफर फंक्शन, इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन देन यू हैव टू टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. नाउ ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला कि आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट करना. तो आउटपुट ये है e raised to minus t u of t आपका आउटपुट है. तो उसको मैं मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1/s+1 देन आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट लिखना होगा, है ना, डिनोमिनेटर में. तो 1, तो 1/s+1 मुझे मिल गया. बट ये कन्वेंशनल मेथड थी, ये परफेक्टली हम लोगों ने जो फॉलो किया वो कन्वेंशनल मेथड थी. बट अब आगे जाकर आपको क्या याद रखना है बेटा कि इफ यू आर हैविंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स, मैं जब भी रिस्पॉन्स बोलूंगा तो टाइम डोमेन समझ लेना, है ना. इफ यू आर हैविंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब ये रिस्पॉन्स आपके सामने है और कोई बोल रहा है कि मुझे ट्रांसफर फंक्शन दो सिस्टम का, तो डायरेक्टली इसका ही ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दो डायरेक्टली. हम ऐसा क्यों कर सकते हैं सर? बिकॉज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स इनपुट इज 1, दैट्स व्हाई ओनली, दैट्स व्हाई ओनली. क्लियर? ओके सर. अब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रही थी हम लोगों ने. अगर मैं सेम सिस्टम लूँ, अगर यूनिट स्टेप इनपुट दूं मीन्स के 1/s, है ना, 1/s उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है. तो 1/s अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में ये मिलेगा. अगर अगर मैं 1/s को फंक्शन ले लूं इंटीग्रेशन का और इसको मैं बोलूं इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना, इनवर्स टाइम मतलब इनवर्स लाप्लास डोमेन में, मतलब कि टाइम डोमेन में अगर मैं इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलूं, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इनटू dt. मतलब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए तो अगर आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो भाई, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो. और वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा आप क्या कर सकते हो, दैट if you are having the unit step response, if you are having the unit step response then just do d by dt. मतलब कि अगर आपको यहाँ से इंटीग्रेशन हटाना है ना, बिकॉज आपको चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो यू हैव टू टेक द d by dt ऑन दिस साइड. बिकॉज d by dt आप इस साइड भी लोगे, दोनों साइड d by dt ले रहे हो, तो d by dt एंड इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो d by dt ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज इक्वल टू इम्पल्स रिस्पॉन्स. तो अब आगे जाके मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर देख लो. जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे, जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे तो वापस से ये थ्योरी रिपीट होगी आपको वहाँ पर. अब यहाँ पर देखो कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, है ना, स्टेप रिस्पॉन्स, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो. इफ यू आर हैविंग द step response, suppose if you are having the step response, then if you will do the integration then you will get the ramp response, you will get the ramp response. And if you are having the ramp response, तो कौन सा मिलेगा इसका इंटीग्रेशन करने से, you will get the parabolic response. And वाइसा वर्सा, मतलब वाइसा वर्सा तो हम नहीं बोल सकते हैं ना, बट
इनवर्स चीज मैं जरूर बोल सकता हूँ इसको, कि अगर मैं यहाँ पर डी बाई डी टी लूंगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और मुझे ये रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वापस से लिख ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए तो डी बाई डी टी, कोई बात नहीं, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है ना। बाद में अगर आपके पास रैंप रिस्पॉन्स है, रैंप रिस्पॉन्स, तो उसका डी बाई डी टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेप रिस्पॉन्स। ओके, अब डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल पे जाने वाले हैं ना, क्वेश्चंस पे जाने वाले। ये लास्ट थ्योरी थी ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अब डी बाई डी टी अगर आपके पास पैराबोलिक है, पैराबोलिक रिस्पॉन्स, तो रैंप रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, ये लास्ट थ्योरी चल रही है अभी, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल पे जाने वाले हैं। अब एक चीज और, अगर ये रिस्पॉन्स का इंटीग्रेशन और डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव लेके हमको डेल ऑफ टी यू ऑफ टी, या तो यू ऑफ टी है तो डेल ऑफ टी ऐसा मिल रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ दैट इट इज नथिंग बट द डी बाई डी टी यू ऑफ टी। अगर यू ऑफ टी है तो डी बाई डी टी आर ऑफ टी, अगर आर ऑफ टी है तो डी बाई डी टी पी ऑफ टी। क्लियर? और इंटीग्रेशन करके आप इनवर्स ऑपरेशन भी कर सकते हो। आई होप इट इज ओके टू यू। ओके, अब जो मैंने ये फॉर्मूलाज दिए ना आपको, ये फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अभी देखो एक चीज और, अगर कोई बंदा ऐसा है कि सर मुझे ये फॉर्मूला थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, मुझे ये याद नहीं, मतलब मैं एबल नहीं हूँ इसको रिमेम्बर करने के लिए ना, तो दूसरी चीज क्या है, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड मतलब क्या, कि अगर आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, किसी ने पूछ लिया भाई कि मुझे चाहिए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, तो आप क्या कीजिए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब आपके पास आपने इनपुट को कौन सा दे रखा है, इम्पल्स इनपुट दे रखा है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इनपुट है आपके पास, इम्पल्स इनपुट है, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। हाँ, मिल गया। अब किसी ने पूछा था आपको यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, तो इनपुट है, ट्रांसफर फंक्शन है, तो आउटपुट मिल जाएगा, हाँ या ना। बट ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए वो क्या है, एक्चुअली टाइम सेविंग मेथड्स है, नथिंग एल्स, टाइम सेविंग मेथड्स। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला कि 2 या 3 क्वेश्चंस जानबूझ के वो ऐसे डालने वाले हैं कि वहां पर आपका होने क्या वाला है एक्चुअल में, कि वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे। आपको आता है, सबको आता होगा, ऐसा होगा, है ना, सबको आता होगा, ऐसा होगा, बट क्या होगा कि वो टाइम ज्यादा ले लेगा आपका। तो अब कोई भी क्वेश्चन का टाइम तो लिमिटेड हो गया, मतलब 3 घंटे और 65 क्वेश्चन, तो पर क्वेश्चन अब टाइम तो लिमिटेड हो गया। बट कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमको ज्यादा टाइम देने के लिए कहीं ना कहीं से टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। So that's why these are nothing but the time saving formulas actually, nothing else. But जब भी एग्जाम में आपको ऐसा हो कि भाई ये मुझे फॉर्मूला सर याद नहीं आ रहा है, तो आप तब क्या कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड को अप्रोच करके आगे निकल जाइए, है ना। आपका आंसर पक्का आने वाला है, पक्का। ओके, मतलब होता क्या है कि आपके पास कोई भी एक रिस्पॉन्स है, मतलब मैं ऐसा बोल दूं यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, तो मतलब इनपुट में मैंने यूनिट स्टेप दे रखा है, तो आउटपुट है मेरे पास, इनपुट है तो मैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लूंगा। अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है और मैं कोई भी इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे इजीली आउटपुट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। बट मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो भी एग्जाम्पल करेंगे, है ना, दोनों तरीके से करेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप डी बाई डी टी करते हो ना, जब भी आप डी बाई डी टी करते हो, तब ऐसा नहीं कि हर बार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, हर बार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसके लिए एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी रखा है कि कौन सी कंडीशन है ऐसी कि जहां पर आप ये डी बाई डी टी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब क्या सर, कि आपके पास यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, अगर आप उसका डी बाई डी टी करोगे तो आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो पक्की बात है। बट कोई एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर वो एप्लीकेबल नहीं है, जहां पर वो एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको बोल दूंगा। तो सर हमको तो ये भी फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं और वो भी याद रखना है कि वो डी बाई डी टी वाला इंटीग्रेशन वाला चलो एप्लीकेबल हो जाएगा हर जगह पे, पर डी बाई डी टी वाला सर आपने बोला कि वो तो एक जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, तो उससे भी अगर आप बचना चाह रहे हो तो ये है अपने पास,
जहां पर भी आपको स्टेप रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए मैं क्या लिख रहा था बेटा, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए मैं क्या लिख रहा था, डी बाई डी टी, यहाँ पर ऐसा लिखा, स्टेप रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब आई आर आपको जब कहीं पर भी दिखाई दे तो आई आर मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स समझ लेना ना। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, सर आपने बोला, पर आपने ये भी बोला कि डी बाई डी टी वाली जो ये फॉर्मूला है वो हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो मैं वो कब एप्लीकेबल नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट जनरलाइज फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ ना, जनरलाइज फॉर्मूला, तो ये देखो इंटू एस कर दो सिंपली, यहाँ पर स्टेप रिस्पॉन्स होगा तो उसका लाप्लास होगा, लाप्लास ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स, और वो भी उसका लाप्लास, आपको वापस उसका लाप्लास इनवर्स लेना होगा, दूसरा कुछ नहीं। क्या बोला मैंने, सिर्फ डी बाई डी टी को एस ले लिया हम, जैसे डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आप समझ लो, तो उसको हम लिख सकते हैं ना एस एक्स ऑफ एस, तो मैंने वही किया, डी बाई डी टी को एस ले लिया। अब ये फॉर्मूला हर जगह पर एप्लीकेबल है बेटा। ओके सर, अब यहाँ पर मेरे पास समझ लो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स होता, उसका मैं इंटीग्रेशन करता तो मुझे यहाँ पर स्टेप रिस्पॉन्स मिलता। हाँ सर मिलता, बट समझ लो आपको ये भी नहीं लगाना है, क्योंकि हर एक बंदे का तो ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेशन पावरफुल हो, डेरिवेटिव उसका जो हो पावरफुल हो, डिफ्रेंसिएशन जो आप करते हो वो पावरफुल हो, नहीं। तो तब आप इसको 1/s कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपको एस आर मिल जाएगा, लाप्लास, बात खत्म हो गई। चीज दोनों एक ही है, बट ये जनरलाइज, बहुत ही जनरलाइज फॉर्मूला, हम अभी जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, दूसरा कुछ भी नहीं किया, डी बाई डी टी को मैं एस लिख सकता हूँ, मैंने एस लिख दिया, इंटीग्रेशन को मैं 1/s लिख सकता हूँ, मैंने 1/s लिख दिया। आई होप यू गोट। ओके, अब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बारी है ना। ओके देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये ले रहा हूँ। अब देखो, स्टार्ट होने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, हम लोगों को यहाँ पर ही प्रैक्टिस करनी है कि कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर ही प्रैक्टिस करनी है बेटा। ऐसा नहीं कि चलो सर ने क्वेश्चन दे दिया हम लोग करते आराम से 2-3 मिनट ले लेते, नहीं। उसके लिए मैंने देखो ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना, क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। ये जो चल पड़ी जी है ना, केबीसी में आपने देखा होगा शायद, तो मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर टाइमर देने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, ये क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, ट्राई कीजिए। द रूट ऑफ क्लोज्ड लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, सिर्फ उन्होंने क्या बोला है कि मुझे क्लोज लूप सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स चाहिए। ऑप्शंस आर गिवन ऑलरेडी, you have to solve this question. This is nothing but the open loop actually, and if you will give the feedback, है ना, then it will become closed loop. बहुत ही मजा आएगा ये घड़ी के साथ आपको। आपकी प्रैक्टिस यहाँ से ही होने वाली है, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सर, आसान क्वेश्चन, ये क्या दे दिया आपने, ये तो बच्चों का खेल है ना, बच्चों का खेल। Too easy, too easy. Okay, now see, this is nothing but the g of s, but they have asked to you about the roots of the closed loop characteristic equation, है ना, क्लोज लूप के पूछे भाई। अगर ओपन लूप के पूछे थे तो आपका आंसर ए होता, ए, बट उन्होंने क्लोज लूप के पूछे, तो डायरेक्टली मैं लिख दूं y ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, है ना। यहाँ पर भले ही उन लोगों ने यू ऑफ टी दे रखा है, मैं इसको आर ऑफ एस भी बोल सकता हूँ ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर g बाई 1+gh होता है उसका फॉर्मूला, g बाई 1+gh, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है ना। अगर ना पता हो तो भी ब्लॉक डायग्राम में तो ये कवर होने ही वाला है। g बाई 1+gh कैसे आया, आई थिंक सबको पता है, g बाई 1+gh है ना, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो ये कैसा है सबको पता है, s+15। अभी ये स्टार्टिंग हो रहा है ना, धीरे धीरे आपको मजा आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
1 plus 3 by s plus 15, 15 by s plus 1. Clear? So 45 यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस 16s प्लस 15 यहाँ पर s आएगा प्लस 45. सो यू विल गेट दिस थिंग, है ना. दिस एलसीएम मीन्स एलसीएम जो डिनोमिनेटर है एक्चुअली वो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर तो नहीं जाना हमको, यहाँ पर तो नहीं जाना है. रुको एक मिनट. ओके चलो आ गए. (45) divided by a square 16s plus 60. so what you will get 45 by, अगर आप इसका रूट्स निकालोगे ना, मतलब अभी रूट्स तो नहीं बट इसको सोल्व करना पड़ेगा हमको पहले, तो मैं ये कर सकता हूँ. हाँ या ना. 10 into 6 60, 10 plus 6 16. so roots you will get, you have to make this is equal to 0, है ना. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. रूट्स इसको बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स मतलब क्या, कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और जो रूट्स आपको मिलते हैं उसको पोल्स बोलते हैं ना. तो यहाँ पर -10 -6, द करेक्ट आंसर इज डी. आई होप इट इज ऑल क्लियर, है ना. चलो मजा आया सर. अब क्वेश्चन नंबर 3. ओके चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, पहले वो देख लेते थे. ट्रांसफर फंक्शन VOS by V1S for the below electrical network is R1 is equal to R2 is equal to 2 ohm, L is equal to 3H. ये भी मैंने आपको बोला था, शॉर्टकट दे रखी थी कि जहां पर से आउटपुट लेना है वो ऊपर, है ना, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जितने भी कंपोनेंट्स है उसका एडिशन. चलो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है. स्टार्ट. चलो स्टॉप, है ना. स्टार्ट करता हूँ भाई. अब देखो, मैंने आपको जो मेथड दे रखी है उस मेथड से शायद आप लोगों का आंसर आ गया होगा, है ना. यहाँ पर VO है तो मैं यहाँ पर VO बोल सकता हूँ, हाँ या ना. कोई मना नहीं कर पाएगा भाई. यहाँ पर VO है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं. तो VO माइनस VI बाई R1 प्लस VO बाई LS प्लस VO बाई R2 इज इक्वल टू 0. मैं ये भी लिख सकता हूँ. VO माइनस VI बाई R1 मतलब मैंने KCL लगाया है एक नोड पे, दूसरा कुछ भी नहीं. आपको तो शॉर्टकट भी मालूम है और कन्वेंशनल जो मेथड है वो भी मालूम है आपको, है ना. आपको शॉर्टकट मालूम है बेटा. ओके, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा. मैं एक नई मेथड इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको ये भी आइडिया आ जाए कि ओके ये मेथड से भी आंसर आ सकता है ना. VO माइनस VI बाई R1 प्लस VO बाई LS प्लस VO बाई R2 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ एक्चुअली यू वांट VO बाई you can say VI or V1, है ना. so VO minus VI by 2 plus VO by 3S plus VO by 2 is equal to 0. अब दूसरा तो कुछ है नहीं अपने पास. यहाँ पर क्या ले लेते, LCM. यहाँ पर 3S आ जाएगा, यहाँ पर 2, वापिस से यहाँ पर. ओके, यहाँ पर 3S. ओके, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं. इज इक्वल टू 0. सो 3S इंटू VO माइनस 3S इंटू VI प्लस 2VO प्लस 3S इंटू VO इज इक्वल टू 0. मैंने ये जो एलसीएम मिला था वो इज इक्वल टू 0 कर दिया. अब 3SVO प्लस 3SVO मतलब 6SVO, 6SVO प्लस 2VO is equal to 3S into VI. We need actually VO by VI. We need actually VO by VI. So 3S by 6S plus 2. But see over here in the options the answer is not there, है ना. So
you have to take the 6s common, you have to take the 6s common, so 3s यहाँ पर s, यहाँ पर आप 6s अगर कॉमन ले रहे हो मतलब 6 को, तो ऐसा हो जाएगा और 0.5s बाई एस प्लस 1/3। तो कई बार क्या होता है बेटा कि जो आपका आंसर ये भी सही था, ये भी सही था, बट उन लोगों ने जानबूझ के आपको ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो देखना चाह रहे कि सिंप्लीफिकेशन आपको करना आता है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द डी इज द करेक्ट आंसर। कन्वेंशनल जो मतलब सॉरी शॉर्ट ट्रिक मैंने जो दी थी कि यहाँ पर जो लेना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा मत लिख देना कि R2 बाय R1 प्लस L प्लस R2, नहीं, VO जो लेना है तो इन दोनों को पैरेलल करके बाद में लेना होगा। तो जो न्यूमरेटर में जो आएगा ना वो इन दोनों का पैरेलल आएगा, मतलब Z2 बाय Z1 प्लस Z2 होना चाहिए। अगर ये टोटली इसको मुझे बोलना पड़ेगा Z2 और ये हो गया Z1, Z2 बाई Z1 प्लस Z2, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। डन। अब देखो ये मेथड मैंने आपको जानबूझ के मैंने ये इस तरीके से सोल्व किया ना, क्यों? क्योंकि आपको ये मेथड भी पता होनी चाहिए, है ना, प्लान बी होना चाहिए अपने पास। तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक थी उससे आता है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसके लिए घड़ी की भी जरूरत नहीं है आपको, घड़ी की भी जरूरत नहीं है प्लीज। डायरेक्टली यू पीपल आर एबल टू गिव द आंसर डायरेक्टली, प्लीज, विदाउट टचिंग टू योर पेन और पेपर, यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। मतलब कि भाई इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, तो सर आपने बोला था कि ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए डायरेक्टली इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया उसका लाप्लास लेके आप चले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है सर, आपने बोला था उसका लाप्लास ले लो, डायरेक्टली आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो इसका लाप्लास होता है सर 10/s+3, 10/s+3, नथिंग एल्स ना। विद इन 5 सेकंड यू कैन गिव द आंसर, विद इन 5 सेकंड ओनली। अगर किसी को कन्वेंशनल अप्रोच से जाना है तो सर इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स था तो ये आउटपुट है एक्चुअली, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट, उसका मैंने लाप्लास किया, ये आया। इनपुट का लाप्लास करना पड़ेगा, इनपुट का लाप्लास डेल ऑफ टी मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इनपुट में क्या होगा, इम्पल्स इनपुट होगा, तो जो इम्पल्स इनपुट है उसका लाप्लास क्या होता है 1। और एक बात ये आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि इम्पल्स है ना, इम्पल्स सिग्नल जो उसका ट्रांसफॉर्म मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलो या फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलो या जेड ट्रांसफॉर्म बोलो, वो 1 ही होता है ना, 1 ही होता है, वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो 10/s+3 डिवाइडेड बाय 1, सो यू विल गेट 10/s+3। तो सर ये ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। तो अरे मेरे भाई डायरेक्टली भी आ ही गया था, कन्वेंशनल मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कंसेप्ट है। ओके ओके, चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मुझे मालूम है, बट कम कैसे करना है वो भी मुझे आता है ना। चलिए, जल पड़ी चीज, पहले एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। उन्होंने दिया है ट्रांसफर फंक्शन, दे आर आस्किंग टू यू अबाउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना। तो अब इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया था तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए आप लाप्लास ले रहे थे, तो अब ट्रांसफर फंक्शन दिया है और इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए तो इनवर्स लाप्लास चाहिए सर, उसमें क्या है। तो अब आपके सामने है ना, ट्राई कीजिए। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट टाइम आया कि भाई चलो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब स्टार्ट कर रहा हूँ ना इसका सॉल्यूशन। नाउ द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एक्चुअली and they've asked to you about the impulse response. So impulse response is equal to Laplace inverse of the transfer function. पहले तो ये लिख लिया। हाँ सर, अब Laplace inverse करना है ना बेटा, तो 1/s² प्लस 3s+2 है, तो यहाँ पर s+2 s+1 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर। तो अब डायरेक्टली तो सर यहाँ से इनवर्स होगा नहीं, इनवर्स लाप्लास का इनवर्स मतलब क्या कि आपको टाइम डोमेन में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप डायरेक्टली टाइम डोमेन में निकल जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन तो करना पड़ेगा, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन।
तो आप देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए या तो इस तरीके से निकल जाओ, या तो इस तरीके से निकल जाओ, a बाई एस प्लस टू प्लस b बाई एस प्लस वन। क्लियर? या तो इस तरीके से निकल जाओ, या एक शॉर्टकट दे रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब शॉर्टकट कौन सी है? देखो ये तरीका कन्वेंशनल अप्रोच हो गया इसके लिए ना, इसके लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको कि एक बार इसको जीरो करने के लिए, मैं थोड़ी सी पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। इसको जीरो करने के लिए, एस प्लस टू को जीरो करने के लिए एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2 -2 होनी चाहिए। अब इसको भूल जाओ, अब एस प्लस टू को भूल जाओ, एस की वैल्यू -2 होनी चाहिए। अब एस प्लस टू को भूल जाओ, वो सब वैल्यू रिमेनिंग जो पार्ट है ना इतना इसमें रख दो। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -1 आएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं -2 रख रहा हूँ इतने पार्ट में, तो -2 + 1, तो -1, 1 बाई -1 विल गिव यू -1। तो यहाँ पर s+2 आ गया। ओके सर। अब b के लिए, b मतलब s+1 वाला पार्ट है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या चाहिए? s इज इक्वल टू -1। हाँ सर, s इज इक्वल टू -1 चाहिए। तो अब ये s+1 को भूल जाओ और ये वाले पार्ट में s इज इक्वल टू -1 पुट कर दो। तो यहाँ पर -1 पुट किया तो -1 + 2 1, 1 बाई 1 1 +1 है ना, तो +1 आया s+1। अब आपको इसका इनवर्स लाप्लास मालूम है, अब आपको इसका इनवर्स लाप्लास मालूम है, मतलब e−2t u of t plus e−t u of t, nothing else. This is your answer. Are you getting my point? मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक दी है उसके हिसाब से डायरेक्टली, if you will practice much ना, then within 10 seconds you will be able to get the answer of A and B. अब ये होमवर्क में आएगा, ये होमवर्क में आएगा, है ना, क्योंकि इनपुट डेल ऑफ टी है, आउटपुट दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन बोल दो डायरेक्टली। चलिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following is the transfer function of a linear system whose output is t square e raised to minus t for unit step input? भाई ऐसा बोला है कि आउटपुट जो है यूनिट स्टेप इनपुट अगर मैं दे रहा हूं तो आउटपुट जो है वो टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है गड़ी जी आपके लिए? जितना भी आपको पता है कंसेप्ट के बारे में वो अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, कन्वेंशनल मेथड से जिसको फॉर्मूलाज याद नहीं रह पा रहे, या तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में है, तो अगर उसको फॉर्मूला से दिक्कत हो रही है तो कन्वेंशनल मेथड से भी आंसर दे सकते हैं। भाई क्या बात है, अभी तो 20 सेकंड भी नहीं हुई और आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रशांत, अभिषेक, प्रशांत, रोहित, आपका आंसर आ रहा है अभी, बहुत बढ़िया बात है। ओके, so now which of the following is the transfer function of a linear system whose output is t square e raised to minus t for unit step input? ओके, तो हमको क्या चाहिए एग्जैक्टली, हमको क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्या चाहिए? ट्रांसफर फंक्शन, बट ये तो रिस्पॉन्स है, मतलब ये टाइम डोमेन में। ओके चलो, तो टाइम डोमेन के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको एक बार इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए ना, उसके बाद आप ट्रांसफर फंक्शन में जंप कर सकते हो। तो पहले तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में फाइंड करने की ट्राई करूंगा, डी बाई डी टी। मैं आपको 2 या 3 मेथड से करवा देता हूँ, है ना, हो जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। डी बाई डी टी यू ऑफ टी कीजिएगा तो टी स्क्वेयर ई रेस टू माइनस टी -1 प्लस ई रेस टू माइनस टी, और इसका जो डी बाई डी टी होता है वो 2t, यहाँ पर माइनस ई रेस टू माइनस टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर प्लस ई रेस टू माइनस टी 2t। यहाँ पर पहले 2 बाई एस क्यूब होगा, और 2 बाई एस क्यूब जो है जस्ट -2 बाई एस क्यूब है, उसमें एस प्लस 1 क्यूब आ जाएगा, प्लस अभी भी 2 यहाँ पर होगा 1 बाई एस स्क्वेयर, तो एस प्लस 1
होल स्क्वायर। क्लियर? तो -2 + 2s + 1 whole cube, then your answer is -2 + 2 will be cancel out, you will get 2s by s + 1 क्यूब। ओके सर, ये इस मेथड से आंसर आ गया। मैंने बोला था आपको कि आपको कन्वेंशनल मेथड से नहीं जाना है, तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया डी/dt वाला। पर सर आपने बोला था कि एक कंडीशन ऐसी होगी कि डी/dt वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, अभी नहीं, क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर? तो ये एप्लीकेबल है फॉर्मूला, हम लोगों ने अप्लाई किया और आंसर मिल गया। क्या बात है। अब दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बोला था कि आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब डायरेक्टली इनटू एस कर दीजिएगा। मैंने आपको ये भी बोला था। लाप्लास ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स मतलब यही हुआ ना, यही हुआ। ये जो रिस्पॉन्स है उसका लाप्लास कर दूंगा और इनटू एस कर दूंगा तो पूरा का पूरा एस डोमेन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये t² e⁻t का लाप्लास क्या होगा? 2/s + 1 क्यूब इंटू एस ये है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। डायरेक्ट विद इन 1 स्टेप यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। कम ऑन, जल्दी से। मालूम हुआ मैंने क्या किया? मैंने आपको दो मेथड दी थी, एक डी/dt मतलब टाइम डोमेन वाली, एक एस डोमेन वाली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? अब देखो, ये करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत नहीं थी, है ना। ये कर लेते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, डायरेक्टली आंसर आ जाता, है ना। अभी तो यहाँ तक मुझे क्या मिला था? इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब यहाँ से मुझे ट्रांसफर फंक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। बट ये देख लो, डायरेक्टली मैंने आपको बोला था एस और 1/s वाला चीज कि डी/dt को हटा के डायरेक्टली आप एस रख दो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने को बोला है, तो ट्रांसफर फंक्शन विल बी ऑलवेज इन द एस डोमेन, है ना। सो आपको सिर्फ एस इंटू करके चले जाते तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। बट उसके लिए क्या होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी। बाद में आप डिटेक्ट कर पाओगे कि भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। और देखो, ऐसा भी हो भी जाता है कि हमको सब मेथड पता है, बट हम लेंथी मेथड से हम लोगों ने कर दिया, तो उस टाइम दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आंसर आ गया, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। कभी कभी क्या होता है कि ये मेथड में मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगे, ये मेथड में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड, है ना, बट आंसर आ गया एट देन, वो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। 15 सेकंड तो चलेगा ये क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं। ओके चलो, ये मेथड समझ में आई। अब कन्वेंशनल मेथड आपको मैं नहीं करवा रहा हूँ, है ना। कन्वेंशनल मेथड में क्या होगा कि भाई यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, तो आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो। इनपुट आपके पास है, आउटपुट आपके पास है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लो, और बाद में ओके डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। आउटपुट बाय इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। क्लियर? तो तीनों मेथड्स आप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में आ जाएगा, होमवर्क में आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या? था इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स्ड लीनियर सिस्टम इज दिस। इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स ऑफ t⁻2t ut द इनपुट मस्ट बी इक्वल टू। मतलब भाई देखो, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यहाँ से आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। आपको चाहिए ये आउटपुट, तो इनपुट क्या होना चाहिए? तो आउटपुट आपके पास है, ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो इनपुट आपको पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकता आप डायरेक्टली कि भाई ये कर लूँ ऐसा। अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो चीज़ है वो कर लेते एक बार, यहाँ से थोड़ा कंक्लूसिव डिस्कशन भी हो जाएगा अपना फीडबैक के लिए। ओके चल, अब ये क्या बोला? फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। Find the transfer function of the following system. So they have asked to you about the transfer function. Okay, so transfer function means g by 1 plus gh again, है ना, g by 1 plus gh, g by 1 plus gh। ओके सर, तो मतलब डायरेक्टली आप देखो, ओके कोई बात नहीं, एक बार आपको कर देता हूँ कन्वेंशनल मेथड से। 10/s-2 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है, यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है। आपका आंसर सोल्व करने पर ये आएगा। आई होप सबका
+10 है ना, +10, सबका आंसर ये आया। तो सर यहाँ पर सीखने की चीज क्या थी, सीखने की चीज क्या थी? अगर देखो, अगर देखो आपके पास यूनिटी फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, यूनिटी फीडबैक है, सपोज इफ यू आर डूइंग द यूनिटी फीडबैक एंड दे हैव आस्क्ड टू यू अबाउट टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, है ना, इफ दे हैव गिवन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन with the unity feedback and they have asked to you about the closed loop transfer function, then directly what you can do, माइनस ये जो न्यूमरेटर में था ना वो डिनोमिनेटर में ऐड करके निकल जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर में जो था वो डिनोमिनेटर में ऐड करके निकल जाओ, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सर वो कैसे, वो कैसे? वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने प्रोसीजर क्या फॉलो की, क्या हो रहा है एक्चुअल में, सेम आंसर आएगा बेटा, सेम आंसर आएगा। अभी देखो किसी को प्रूफ की बात तो नहीं है वैसे, बट सपोज जी ऑफ एस इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना, सपोज एन ऑफ एस बाय डी ऑफ एस इज देयर and we are using the unity feedback, suppose, so 1 plus g by 1 plus g I will do to find the transfer function, to find the transfer function for this g of s I will do this 1 g by 1 plus g for the unity negative feedback। okay sir, आपने बोला वो आप कर रहे हो, okay, just try to solve this thing d%। ये था n by d, आपको क्या मिला ट्रांसफर फंक्शन n by d प्लस n, नथिंग एल्स, मतलब ये n यहाँ पर ऐड हो गया भाई, वही बोल रहा हूँ, है ना, वही बोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो कुछ है नहीं। अब हुआ क्या, हुआ क्या सर, इससे हुआ क्या, यूनिट आप बोलना क्या चाह रहे हो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने शॉर्टकट दे दी, चलो निकल जाएंगे, बट इससे हुआ क्या, अब गौर कीजिए, यहाँ पर जी ऑफ एस है, 10 बाई एस माइनस 2 है, पोल जीरो प्लॉट में अगर मैं प्लॉट करूं इसको तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इफ एनी पोल विल बी देयर ऑन द आरएचएस साइड देन आई विल कॉल इट एज अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम में बोल दूंगा भाई अगर एक भी पोल आरएचएस में है तो सर ये यूनिटी फीडबैक दिया था, यही सेम सिस्टम थी, मैंने यूनिटी फीडबैक दिया, मुझे मिला 10 बाई एस प्लस 8, तो क्या हुआ, क्या हुआ, -8 पे मिला। अगर मुझे एक सब पोल, मैं बोल रहा हूँ हर एक पोल एलएचएस में मिलेंगे तो मैं उसको बोल दूंगा स्टेबल। तो भाई अनस्टेबल सिस्टम थी, अनस्टेबल सिस्टम थी, मेरे फीडबैक ने उसको स्टेबल बना दिया। अनस्टेबल सिस्टम थी, मेरे फीडबैक ने उसको स्टेबल बना दिया, समझ में आया? अनस्टेबल सिस्टम थी, मेरे फीडबैक ने उसको स्टेबल बना दिया। ओके, अब वही सेम चीज, वही सेम चीज आप ट्राई कीजिए पॉजिटिव फीडबैक के साथ। नाउ वी विल कंक्लूड एक्चुअली अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सर यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है तो g बाई 1 माइनस जी होता है, g बाई 1 माइनस जी एच होता है, सबको पता होगा इतना, है ना, g बाई 1 माइनस जी एच। अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर मतलब पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यूनिटी फीडबैक था तो g बाई 1 माइनस जी, क्लियर, तो 10 बाई एस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 बाई एस माइनस 2। अगर आप इसको सोल्व करोगे s माइनस 2 माइनस 10 10 बाई एस माइनस 12। अब देखिए, अब देखिए बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया। सर पहले यहाँ पे पोल था 2 पे, 10 बाई एस माइनस 2 मतलब 2 पे पोल था, अनस्टेबल सिस्टम थी, मैंने पॉजिटिव फीडबैक लगाया और भी अनस्टेबल हो गई, नेगेटिव फीडबैक लगाया स्टेबल हो गई, नेगेटिव फीडबैक लगाया स्टेबल हो गई। तो अनस्टेबल सिस्टम थी, उसको स्टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, नेगेटिव फीडबैक लगाना हो, अगर पॉजिटिव लगाऊंगा तो वो रिलेटिवली लेस स्टेबल हो जाएगी, रिलेटिवली। ओके, बट पॉजिटिव फीडबैक के साथ मतलब जैसे मैंने आपको शॉर्टकट दिया कि जी बाई मतलब जो ऊपर है, क्या यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट दिया ना, यहाँ पर कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ऐड करके निकल जाओ, बट किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए। अगर पॉजिटिव है तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है देन यू विल गेट माइनस साइन ओवर देयर बेटा, माइनस साइन मतलब
कि g इज इक्वल टू 10/s-2 था, बट यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहाँ पर s-2 s-12 आएगा, बस इतना ही, इतना ही। अब ये देखिए एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, 1/s+2, 1/s+2 इस सिस्टम का मतलब ये अभी ओपन लूप है ना। जी ऑफ एस जब भी आपको दिया जाएगा तो आपको क्या समझना है कि सर ओपन लूप दिया है, ओपन लूप। मैं अगर बोल रहा हूँ कि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के साथ मुझको इसका ट्रांसफर फंक्शन दो एंड ट्रांसफर फंक्शन मुझे वापस से दो यूनिटी पॉजिटिव फीडबैक के लिए। चलो 1/s+2 आपका प्लांट है ना, जैसे 10/s-2 था वैसे मैंने 1/s+2 लिया। तो एक बार नेगेटिव फीडबैक ले लो, एक बार पॉजिटिव फीडबैक ले लो, आपका आंसर चाहिए मुझे। यस वेरी गुड। अगर मैं नेगेटिव यूज कर रहा हूँ तो सर आपने बोला ये डायरेक्टली ऐड कर दो। अगर मैं पॉजिटिव यूज कर रहा हूँ तो आपने ही बोला सर अभी कि ये माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, तो s+1 आ जाएगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यार, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो बोल दीजिएगा ना बीच में कि सर थोड़ा सा स्लो हो जाइए अभी, क्योंकि कभी कभी कैसा हो जाता है कि भाई फ्लो में कोई बंदा आ जाता है तो हो जाता है अपने से। ये मेन था, ये मेन था, है ना, मेन पोल था अपना, ये मेन पोल था। ये नेगेटिव फीडबैक के लिए, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हो तो जैसे जैसे आपका पोल एलएचएस की ओर चला जाता जाएगा ना, जैसे जैसे एलएचएस की ओर चला जाता जाएगा ना, उसको रिलेटिवली मोर स्टेबल बोलते हैं, रिलेटिवली मोर स्टेबल बोलते हैं। किसके रिलेटिव, मतलब एक रेफरेंस देना होगा, इसके विथ रिस्पेक्ट टू ये सिस्टम मोर स्टेबल होगी, और इसके विथ रिस्पेक्ट टू ये सिस्टम लेस रिलेटिवली स्टेबल होगी, लेस रिलेटिव स्टेबल, ये मोर रिलेटिव स्टेबल। क्लियर? तो ऑलवेज ये याद रखें कि पॉजिटिव फीडबैक अगर आप यूज कर रहे हो ना तो वो रिलेटिवली लेस स्टेबल बना देगा सिस्टम को। और दूसरी बात ये, एक और मैं बढ़िया एक आपको कंक्लूजन देना यहाँ पर चाह रहा हूँ, 1/1+gh, सॉरी जस्ट वेट फॉर मिनट, ओके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर g/1+gh होता है, एक्चुअल में g/1+gh होता है, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, जानबूझ के नहीं है ना, कभी कभी ऐसा हो गया कि GH इज इक्वल टू -1 आ गया, ये तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, मतलब नेगेटिव फीडबैक, बट यहाँ पर समझ लो GH इज इक्वल टू -1 आ गया किसी तरीके से ना, GH इज इक्वल टू -1 आ गया, तो भाई ये अनस्टेबल हो जाएगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। तो उसके लिए तो ये तो नेगेटिव फीडबैक मैंने यूज किया तो भी मेरी सिस्टम क्या हुई, अनस्टेबल की, मतलब अनस्टेबल ही हो गई, समझ लो ऐसा, है ना। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज करेंगे तो चलो स्टेबिलिटी बढ़ती ही चली जाएगी, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। GH इज इक्वल टू -1 आ गया तो उसको भी हम लोग मतलब मॉडिफाई करके वापस से प्लस GF कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पर राउंड कर देता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में होता नहीं है, बट ये हमको ऐसा कंडीशन आ गई तो हम कर सकते हैं, बट वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। ओके, तो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, तो अब हमको कंक्लूजन में क्या देना है, कंक्लूजन दे रहा हूँ अभी, है ना, कंक्लूजन। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, कंक्लूजन फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं NFB नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पर लिख देते हैं PFB पॉजिटिव फीडबैक। तो ये क्या करेगा, ये अगर सिस्टम स्टेबल है और सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मैंने आपको प्योर एग्जांपल दे दिया है ना, प्योर एग्जांपल दे दिया है दोनों तरीके से। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये गेन को रिड्यूस करता है, ये गेन को इंक्रीज करता है। सर वो कैसे? ओके, अब गेन मतलब क्या, गेन मतलब क्या, VO/VI को मैं गेन बोलूंगा, मतलब आउटपुट बाय इनपुट जो होता है ना, उसको कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, गेन, है ना।
ट्रांसफर फंक्शन गेन ऐसा ऐसा बोला जाता है। अब जी बाई मतलब पहले समझ लो ये जी था, पहले समझ लो ये जी था, सिंपली जी था इनपुट और ये आउटपुट, ओपन लूप, ओपन लूप है ना, ओपन लूप। आउटपुट बाय इनपुट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर क्या था, सिंपली जी। अब मैं फीडबैक ले रहा हूँ, अब मैं फीडबैक ले रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पर सी, यहाँ पर आर, क्लियर। यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी बाई वन प्लस जी, यस और नो, मतलब जी बाई वन, और वन वन में वापस से ये जी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आउटपुट बाय इनपुट हुआ। अब ये देखिए, इसको मैं गेन बोल रहा था आउटपुट बाय इनपुट को, तो ये जी था, अब ये कम हो जाएगा कितने रेशियो से, वन बाई मतलब वन प्लस जी, जी बाई वन प्लस जी अगर मैं बोलूँ तो वो जी से कम ही होगा। स्टैंडर्ड जो सिस्टम होती है ना वो ऐसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर वन बाई टाइम एस प्लस वन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ, तो मेरा टाइम कांस्टेंट आ जाएगा वन बाई टू, मतलब 0.5, मतलब 0.5। मैंने नेगेटिव फीडबैक यूज किया, अब टाइम कांस्टेंट कितना मिल रहा है, ये 1/2 था, अब 1/3 मिलेगा, हाँ या ना, ओके। अब पॉजिटिव फीडबैक यूज किया, अब मुझे कितना मिल रहा है टाइम कांस्टेंट, अब मैंने पॉजिटिव फीडबैक यूज किया, टाइम कांस्टेंट कितना मिल रहा है, 1। तो 0.5 था, उसमें से 0.33 अच्छा रहेगा ना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट कम होगा तो अपनी स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कांस्टेंट कम होगा तो अपनी स्पीड ज्यादा होगी, क्लियर। तो ये टाइम कांस्टेंट को कम कर देगा नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज कर देगा। ये मैंने प्रूफ दिया आपको, है ना। बट टाइम कांस्टेंट के बारे में वापस से बोल रहा हूँ, अभी टाइम रिस्पॉन्स चैप्टर बाकी है, वहां पर सब कुछ मजे से पढ़ेंगे ना, मजा आएगा आपको वहां पर। ओके, अब बैंडविड्थ की बारी। अब देखो बैंडविड्थ मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो बैंडविड्थ क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पर बैंडविड्थ क्या होगा, डिक्रीज, क्लियर। अगर ये रिलेटिवली मोर स्टेबल है तो उसमें ओसिलेशंस भी कम आएंगे, कई जगह पर इसको ऑस्किलेशंस बोलते हैं, कई जगह पर इसको ओसिलेशंस बोलते हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ज्यादा आएंगे, यहाँ पर कम आएंगे, क्लियर। तो ये सब चीजें होती है। अगर देखो बैंडविड्थ का किसी को याद ना रहे ना, तो एक ये सिंपल चीज आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ने वाले हो कि गेन बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है ना। तो इसके हिसाब से ये अगर कम हो रही है तो इसको इंक्रीज होना ही पड़ेगा, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा, क्लियर। तो ये सब कंक्लूजन था नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में, मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाया। अब वापस से क्वेश्चन की बारी है ना, मैंने जानबूझ के नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में थियोरी में बातें नहीं करी थी, क्योंकि उसके लिए एग्जाम्पल बेस्ट था आपको समझाने के लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय सी ऑफ टी। मतलब यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, उन लोगों ने पूछा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दीजिए, और यहाँ पर अब कम हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो ट्रांसफर फंक्शन तो हमको इजीली मिल जाएगा, माइनस 1/s+1² प्लस 2/s+1, मतलब -1 इंटू 2s+2 डिवाइडेड बाय s+1, तो 2s+1/s+1। बट ये हमको मिला क्या, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन मिला। अगर ओपन लूप चाहिए, अगर ओपन लूप चाहिए, अब 2s+1/s+1 होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपको CLTF मिला एक्चुअल में, तो ये एक्चुअल में ये ऐड कर रखा था आप लोग। अब यहाँ पर 2s+1/s² plus 2s plus 1 minus 2s minus 1, then this will be cancel out, your answer is 2s+1/s², this will be your answer। I hope you got it। उन लोगों ने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। नाउ मूविंग अहेड, इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी हमारी बाकी है, SFG बाकी है, SFG बाकी है।
ओके चलो, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गए इम्पल्स रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन, बट एक दो कंक्लूजन और है जो मैं आपको देना चाहूँगा, बट थोड़ी देर के बाद, है ना। एंड यहाँ पर जो होना चाहिए वो है ई रेस टू माइनस टू टी यू टी, ई रेस टू माइनस टू टी यू ऑफ टी, यहाँ पर एफ ई रेस टू माइनस टी प्लस जी रेस टू माइनस थ्री टी, और यहाँ पर एच होना चाहिए, यहाँ पर ओके, यहाँ पर एच होना चाहिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। I can say now that yes, it is the time consuming example, टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम्पल है ना। वैसा नहीं कि भाई चलो वैसा वैसा क्वेश्चन आ गया, ये गेट का क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो ऐसा नहीं कि भाई आ गया और मतलब निकल गए, ऐसा नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको आ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आंसर आएगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। वैसे ये क्वेश्चन, रुको जस्ट वेट फॉर मिनट, ये थोड़ी देर के बाद कर लेना ना क्वेश्चन, क्योंकि सबको फाइनल मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में पता नहीं होगा, है ना। सबको डीसी गेन के बारे में पता नहीं होगा, तो अभी इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, तो थोड़ी देर के लिए रहने दो, थोड़ी देर के लिए। अगर जिसको आता है वो फंडा अप्लाई करके निकल सकता है यहाँ से ना, थोड़ी देर के लिए रहने दो ये क्वेश्चन, क्योंकि एक कंसेप्ट बाकी है, अभी भी मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखाना बाकी है प्लीज। अब ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, कम ऑन, है ना। ये क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए बेटा स्किप कर दो ना, क्योंकि एक कंसेप्ट बाकी है अभी हमारा। ओके चलो, यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम whose step response is this, whose step response is this is cascaded to another control block whose impulse response is this, what is the transfer function of cascaded combination। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको एक बार समझा देता हूँ। ये है G1 ऑफ एस, कास्केडेड मतलब क्या कि ये सीरीज कनेक्शन में ये दोनों ब्लॉक को रखा हुआ है, तो ये G1 ऑफ एस का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आपको दे रखा है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, और G2 का आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ओवरऑल जो कॉम्बाइन होगा, कास्केडेड कॉम्बिनेशन होगा इसका, कास्केडेड सिस्टम होगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा। अब स्टेप रिस्पॉन्स है, तो अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो दूसरा तो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ही मेरे पास एक्चुअल में, तो उसका तो ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल जाएगा। ये स्टेप रिस्पॉन्स है, उसमें से अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाए तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। वंस आई विल बी हैविंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ बोथ द सिस्टम्स, देन आई कैन मल्टीप्लाई इट एंड डायरेक्टली ओवरऑल आई कैन गिव द ट्रांसफर फंक्शन, नथिंग एल्स। बट अगर किसी को वो फॉर्मूला याद नहीं है डी बाई डी टी वाला, तो वो कन्वेंशनल अप्रोच से भी G1 ऑफ एस का निकाल सकता है और ट्रांसफर फंक्शन G2 ऑफ एस का डायरेक्टली। अब सबको पता है कि 1/s+1 आने वाला है, तो हाँ सर निकल सकता है डायरेक्टली आंसर, कन्वेंशनल से भी कर सकते हो। बट जो लोगों ने स्टार्ट कर दिया शायद आंसर तक पहुंच भी गए, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर डी बाई डी टी वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों सर, मैंने बोला था कि एक कंडीशन ऐसी है कि वहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर आप, सर कौन सी कंडीशन जल्दी से बता दीजिए तो आगे जाके हमको ध्यान में रहे। t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे योर c इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, योर c शुड बी जीरो, है ना। अब देखो आगे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ रिवाइंड करवाने के लिए। ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही था ना, हाँ। अब देखो यहाँ पर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स था और मैंने आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला था, तो हम लोगों ने डी बाई डी टी से किया था, बट यहाँ पर आप टी इजिकल टू जीरो रखिए, यहाँ पर आप टी इजिकल टू जीरो रखिए, आपका आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या है कि आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर टी इजिकल टू जीरो किया और आपका आउटपुट जीरो नहीं हो रहा है तो वहां पर आप नहीं लगा सकते। बट हाँ, एस और 1/s वाला फंडा तो आप हर जगह पर लगा सकते हो, मैंने बोला था जनरलाइज चीज है ना, जनरलाइज चीज है। number of questions we have solved and still so many number of questions are there. Now see, over here they have given us the output response, over here they have given us the output response but unit step response, है ना।
और यहाँ पर उन लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन पूछा था, तो मुझे मेरे पास अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा तो मैं उसका लाप्लास करके ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूँ। तो मुझे चाहिए था बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स था, तो मैं डी बाई डी टी करके निकल जाता तो आंसर आ जाता। बट ये डी बाई डी टी कब एप्लीकेबल होगा कि यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, इफ आई विल पुट टी इज इक्वल टू जीरो इन दैट पर्टिकुलर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, then its output should be also zero. Then and then I can apply or that particular d by dt wala formula. So if you will put t is equal to 0 over here, then you will get 0. If you are getting 0, then it is applicable. ओके, नाउ सी ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, मैं बोल रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि भाई एग्जाम में आएगा तो कौन ऐसी चीजों के बारे में माथापच्ची करेगा यार, सर ने बोला था डी बाई डी टी करके निकल जाने वाले है, क्वेश्चन आ जाने वाला है, तो डी बाई डी टी करके निकल जाते, वहां पर मिस्टेक हो जाती है बेटा और नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाते है ना। तो ये चीज है आपको ध्यान रखनी होगी, आप ट्राई भी कीजिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, है ना, आपका आंसर नहीं आएगा सही। ओके, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो पे c इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये c मतलब मैं आउटपुट को बोल रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स को, वो जीरो आना चाहिए बट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो ये तो वन हो जाएगा, e रेस टू माइनस टू टी मतलब वन, तो 0.5 प्लस 0.5 मिलेगा तो वन मिलेगा, तो ये होगा नहीं सर। तो if I am putting t is equal to 0 and if I am not getting c is equal to 0, then it is not applicable। तो अब दो मेथड रही, एक तो मतलब कन्वेंशनल मेथड से चले जाओ, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आपके पास है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना आपके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप 30 सेकंड में आंसर दे रहे हो हर एक क्वेश्चन का, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। इंपल्स रिस्पॉन्स है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा, दोनों का ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट वो कन्वेंशनल मेथड है, वो आपको आता है, मैं आपको एस और वन बाय एस वाली मेथड से करवाता हूँ ना, एस और वन बाय एस वाली मेथड से, और वो मेथड जनरलाइज है, वो यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेबल है। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ये स्टेप रिस्पॉन्स है, मुझे चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एस लगा दूंगा और यहाँ पर लाप्लास ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर एस तो था ही, अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती में मिस्टेक हो सकती है तो मैंने लिख दिया। अब 0.5 का 0.5 बाई एस और यहाँ पर 0.5 एस प्लस टू, बात खत्म। ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल गया डायरेक्टली g1 ऑफ एस का, है ना, डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। अब 0.5 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एस को, तो 0.5 एस प्लस टू, ओके ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब यहाँ पर 1 बाय एस प्लस वन तो था ही, क्योंकि कास्केड देखो ये g1 ऑफ एस है, ये g2 ऑफ एस है ना, और यहाँ पर कास्केड है तो लाप्लास में आपको पता ही है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्लियर, ओके। सो 0.5 by s plus 1 plus 0.5 s by s plus 2 s plus 1, और यहाँ पर 0.5 s plus 2 plus 0.5 s, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, तो यहाँ पर s plus 2 s plus 1 एंड यहाँ पर 0.5s मतलब ये s plus 2 s plus 1, so s by 2 will be cancel out, your answer will be 1 by s plus 1। ओके, वापिस एक बार दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। ये 0.5 1 प्लस ई रेस टू माइनस टू टी था, यहाँ पर इफ आई विल पुट टी इज इक्वल टू जीरो देन आई विल नॉट गेट सी इज इक्वल टू जीरो, so d by dt formula will not work over here, so I have to go by the general method, means s और 1 by s वाली मेथड। तो यहाँ पर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स था, मुझे चाहिए एक्चुअल में ट्रांसफर फंक्शन, सो s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 ई रेस टू माइनस टू टी, इसका लाप्लास क्या होगा 0.5 बाई एस प्लस 0.5 बाई एस प्लस टू, क्लियर। अब s को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 बाई 0.5 इंटू एस बाई एस प्लस टू, और यहाँ पर तो ये g2 ऑफ एस का ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब कास्केड में तो मल्टीप्लिकेशन, so 0.5 by s plus 1 0.5 s this and after the simplification you will get the answer। यहाँ पर शायद 1 आएगा ना, हाँ 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, ओके नो इशू। 0.5s plus 0.5s मतलब s and 0.5 into 2 मतलब 1 by s plus 2 s plus 1 है, तो s plus 1 will be cancel out, so your answer will be 1 by s plus 2। if minus is there ना, okay sorry,
is minus is there, then you will get minus over here. So one correction is there only in this question, that like this is your exact correct answer, this is your exact correct answer. आगे से जिसको इंटीग्रेशन वाला या तो डी बाई डी टी वाला फॉर्मूला नहीं याद रहता वो इस जनरलाइज मेथड से भी जा सकता है, एस और 1/s लेके निकल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आसान मेथड थी, है ना। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप कन्वेंशनल मेथड से इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लो, और इसका तो ट्रांसफर फंक्शन मिल ही जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। बट मैंने क्यों ये मेथड आपको समझाई, क्योंकि कहीं पर भी फंसना नहीं है हमको, है ना, कहीं पर भी हमको फंसना नहीं है। 2 या 3 मेथड अगर अपने पास होगी तो वी कैन इजीली गिव द आंसर, है ना। ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड इधर उधर होंगे, ये मेथड से ऐसे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, है ना, थोड़ा सा हमको स्पीड रखना होगा अभी, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा ना, अभी भी आप कर सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ, इसके पहले भी आप कर सकते हो, और वो वाली मेथड से भी कर लीजिएगा, वो वाली जो मैंने आपको VO माइनस V1 वाली सिखाई है ना वो। अब ब्लॉक डायग्राम बाकी है सर, ये होमवर्क में आने वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बट ये होमवर्क में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट पूछा है उन लोगों ने। शॉर्टकट आपके पास है, मतलब देखो यहाँ पर एक बार आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर C/R है, उन्होंने पूछा कि फॉर यूनिट स्टेप इनपुट द आउटपुट इज, तो भाई आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, R(s) इज इक्वल टू 1/s है, आया ना, R(s) इज इक्वल टू 1/s है उन लोगों ने बोला, तो यहाँ पर C(s) इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C(s) इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। हाँ सर, तो अब ये ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर आपने बोला ऐसा लिख सकते हो ना, लिख सकता हूँ भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/s प्लस B/s प्लस 2 प्लस C/s प्लस 1। तो एक बार इसको जीरो करने के लिए S इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो इसको रख देना साइड में, बाकी सब में 0 पुट कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो A/s मतलब A की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस B/s प्लस 2 है तो S प्लस 2 को जीरो करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, S इज इक्वल टू -2। वो इसको मतलब अब S प्लस 2 को साइड में रख दो, बाकी का पूरा इक्वेशन में S इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, वो आपको B मिल जाएगा। इस तरीके से आपको C भी मिल जाएगा, और बाकी आप लोग इन्वर्स कर सकते हो ऐसे आसान क्वेश्चन को। ओके, डायरेक्टली इन्वर्स मत कर देना, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना ही होगा लाप्लास इन्वर्स के लिए। गेट क्वेश्चन जो भी हम लोग को अभी कर रहे थे वो गेट ESE बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन अभी तक किए, और ये गेट क्वेश्चन ही है। अभी काफी सारे क्वेश्चन गेट के भी थे, ESE के भी थे। ओके, अब ये मत बोलना कि ये करवा दो सर, यूनिट स्टेप इनपुट गिव सर रिस्पॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। यूनिट स्टेप, सी linear time LTI system initially at rest, initial condition 0 or 1 subjected to a unit step input gives response y of t this, the transfer function is, मतलब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो सर ट्रांसफर फंक्शन के लिए अगर मुझे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा तो डायरेक्टली डी बाई डी टी कर दूं। तो सर डी बाई डी टी के लिए तो आपने बोला था कि t इज इक्वल टू 0 पुट करने पर, t इज इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। एक बार हाँ पुट कर दिया, 0 मिला, तो डी बाई डी टी एप्लीकेबल है, डायरेक्टली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। एंड ट्रांसफर फंक्शन के लिए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, तो कन्वेंशनल मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो। हाँ आंसर आ ही गया है ना, तो वो तो हो जाएगा होमवर्क, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आए हैं ना, उसके लिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि वो एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो वो एक कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये इसके लिए क्या करना है सर, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ u एज इनपुट एंड y एज आउटपुट। अब देखो यहाँ पर u उन लोगों ने बोला है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ये यूनिट स्टेप के लिए ही है ना, वो क्लियरली मेंशन करेंगे कि u ऑफ t है, तो हम लोगों ने यूनिट स्टेप के लिए ही लिया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि u ऑफ s मतलब वो सिंपल इनपुट के लिए भी लेते हैं, बट अभी वो अपना कंसर्न नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ऐसा बोला है कि u इनपुट है, y आउटपुट है, तो हमको ट्रांसफर फंक्शन दो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है, तो उसका क्या होगा, ये होगा सर, इसका ये होगा सर, इज इक्वल टू इसका ये होगा सर, और इसका ये। अभी मुझे चाहिए y बाई यू,
तो एस प्लस कुछ हुआ है ना, एस प्लस टू बाई एस स्क्वायर प्लस एस, एस प्लस टू बाई एस स्क्वायर प्लस एस, है ना। देखो ऐसे सिली क्वेश्चन में हमको मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं करनी है बेटा। चलो मूविंग अहेड। अब फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ में होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्लीज सिक्स्थ होमवर्क में दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर हिंट दे दूंगा। वाई ऑफ एस बाई यू ऑफ एस आपको करना है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। बट ये भाई दो नहीं, तीन इक्वेशंस दे रखे हैं, तो वाई ऑफ एस तो यहाँ से निकल जाएगा, बट सर यहाँ पर x1 ऑफ एस है, यहाँ पर x1 ऑफ एस है, तो x1 ऑफ आपको ऐसे निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, मतलब फाइनल आप यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करोगे ना, तो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ u ऑफ s और u ऑफ t, यू कैन से। तो तीनों को सोल्व करके आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, वो पक्की बात है। बट थोड़ा सा लॉजिक आपको सिर्फ लगाना है, थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन आप सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन वर्ड यूज कर लिया इसीलिए, वरना ये मैथमेटिकल और लॉजिकल और एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है। तीनों को मैच करके सिर्फ आपको निकालना है वाई ऑफ एस बाई यू ऑफ एस, है ना। ये एक होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो या नहीं। थोड़ी सी देर लगेगी अगर आप पहली बार ये सब कुछ छू रहे हो ना, तो 3 से 5 मिनट लिख सकती है अगर कोई पहली बार ये देख रहा है जैसे क्वेश्चन तो। ओके, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, एक्स इनपुट है वाई आउटपुट है, तो सिर्फ आपको चाहिए क्या, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो पहले आप ट्रांसफर फंक्शन निकालो, उसके बाद आप उसका इनवर्स लाप्लास कर दो। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 दे दूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं क्या आपको हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, नो इश्यू। The unit step response of a negative unity feedback system with the open loop transfer function g of s is equal to this. Open loop transfer function, the unit step response of a unity negative feedback. Okay, unit step response पूछा है, open loop transfer function दे रखा है, तो वो तो आप नहीं कर सकते क्योंकि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक उन लोगों ने बोल रखा है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को वापस से क्लोज लूप में आप कन्वर्ट कर दो और बाद में यूनिट स्टेप दे दो इनपुट, और आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट इट शुड बी इन द टाइम डोमेन। ओके, तो डी आंसर वो सही आंसर है। अब देखिए, ये ओपन लूप सिस्टम थी, हाँ सर। ये क्लोज लूप हो गई, हाँ सर। तो इसका पोल क्या है, पोल का लोकेशन क्या है, जल्दी, -11, हाँ सर -11 है। तो ऑलवेज आप जो एक्सपोनेंशियल टर्म देख रहे हो, जो एक्सपोनेंशियल टर्म देख रहे हो, वो ऑलवेज आपके सिस्टम के पोल्स को इंडिकेट करते हैं। आप जो भी क्लोज लूप पोल्स आपको लोकेशन में मिलने वाले हैं और आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म मिलने वाले हैं, तो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ ये जो -5 -5 -11 लिखा है वो सिस्टम के पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली यू कैन गिव द आंसर। सर यहाँ पर 11 था तो एक तो 11 होना ही चाहिए, आंसर आ गया। देखिए आंसर आ गया, है ना। इफ यू विल सॉल्व देन आल्सो यू विल गेट द आंसर, but I am giving you just one concept that if you are having the exponential term, है ना, so whatever the term will be there in the multiplication of t, it will indicate the system poles. चलो समझ में आया होगा, I hope, otherwise you can go by the conventional method, nothing else.